हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। आज की इस वीडियो में हम 19 जुलाई 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट ट्रेन एक्सीडेंट दैट हैज हैपेंड इन उत्तर प्रदेश। नाउ दिस पर्टिकुलर न्यूज़ कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपी पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, अदरवाइज आप इसको एक न्यूज़ की तरह देख सकते हैं। नाउ गोंडा डिस्ट्रिक्ट जो कि यूपी के अंदर प्रेजेंट है, वहाँ पर रिसेंटली एक ट्रेन डिरेल हुआ है। उस ट्रेन का नेम है चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस। ये मोतीगंज और झिलाई, ये दो रेलवे स्टेशन हैं जो कि यूपी के अंदर प्रेजेंट है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन के अंदर आते हैं। वहीं पर पर्टिकुलर ये ट्रेन एक्सीडेंट देखा गया है रिसेंटली। नाउ वंस अगेन, अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर इस चीज़ को भी नोट कर सकते हैं कि यूपी के रिलीफ कमिश्नर का नेम क्या है, मिस्टर जीएस नवीन कुमार। इसको आप अपने आंसर्स वगैरह के अंदर कोट कर सकते हैं। यहाँ पर एक सजेशन दिया गया है कि अभी जल्दी से जल्दी हमें जो कवच सिस्टम्स है, कवच सिस्टम क्या है, बेसिकली रेलवे की प्रोटेक्शन के लिए जो सिस्टम्स हैं उसको जल्दी से जल्दी इंस्टॉल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी, राइट। उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट न्यूज़ प्रॉपर्ली समझ आ गई। मूविंग अहेड, यहाँ पर एक एनालिसिस है कि केरला के अंदर काफ़ी ज़्यादा एलिफेंट डेथ्स हो रहे हैं पिछले कुछ सालों में। सो रिसेंटली एक रिपोर्ट आया है जो कि 2015 से लेकर 2023 के बीच का रिपोर्ट देता है, और वो बताता है कि इस 6 साल के जो डिफरेंस, 6 से 7 साल का जो डिफरेंस है, उसमें ऑलमोस्ट 845 एलिफेंट्स की डेथ हुई है। और एलिफेंट्स में भी जो यंगर एलिफेंट्स हैं, मतलब जिनकी उम्र 10 साल से छोटी है, उनकी सबसे ज़्यादा डेथ हुई है। यहाँ पर ऑलमोस्ट जितने भी टोटल 845 एनिमल डेथ्स हुए हैं, उनमें 40% एनिमल डेथ्स ऐसे एनिमल्स के थे, ऐसे एलिफेंट्स के थे जो कि 10 साल से छोटे थे, यानी कि जो यंगर एलिफेंट्स थे। नाउ व्हाट इज़ द मेजर कॉज ऑफ डेथ? सबसे जो मेजर कॉज ऑफ डेथ वो निकल कर आया है, दैट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन जिसका नाम है एलिफेंट एंडोथेलियोट्रोपिक हर्पिस वायरस हेमोराइजिक डिजीज़। ये पर्टिकुलर डिजीज़ डायरेक्टली एलिफेंट को अफेक्ट करता है, और वहाँ पर मोर्टेलिटी का रेट जो है इस पर्टिकुलर डिजीज़ का काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज है, काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसका मतलब क्या है, अगर ये पर्टिकुलर डिजीज़ हो जाए एलिफेंट्स को तो उनके डेथ के चांसेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। नाउ जो एनिमल्स के छोटे बच्चे होते हैं, जो एलिफेंट्स के छोटे बच्चे होते हैं स्पेशली, उनको काव्स बोला जाता है। तो ये काव्स जो है, स्टडी में ये पाया गया है कि अगर वो प्रॉपर ग्रुप्स वगैरह में रहते हैं, बड़े बड़े हर्ड्स में रहते हैं, मतलब जहाँ पर बहुत सारे एलिफेंट्स हैं, अगर ऐसे हर्ड्स में रहते हैं तो काव्स की जो सर्वाइवल रेट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उनकी आपस में एक शेयर्ड इम्यूनिटी होती है। शेयर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि अगर एक पर्टिकुलर एलिफेंट इस पर्टिकुलर डिजीज से इम्यून हो जाता है तो इनडायरेक्टली और बाकी आसपास के जो एलिफेंट्स हैं उनके अंदर भी वो शेयर्ड हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है। सो ये जो पर्टिकुलर वायरल स्ट्रेन है, इस पर्टिकुलर वायरल स्ट्रेन से बचने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अगर हम एलिफेंट के काव्स को, मतलब एलिफेंट के बच्चों को, अगर हम अच्छे बड़े एंड स्ट्रॉन्ग हर्ड्स के अंदर रख सकें, मतलब बहुत सारे एलिफेंट्स के ग्रुप में रख सकें, तो हम यहाँ पर एक हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट कर सकते हैं एलिफेंट्स में, जहाँ से उनको बचाया जा सकता है। तो इसके अलावा एलिफेंट्स को और कौन कौन से थ्रेट्स परसीव करने पड़ते हैं? सबसे पहली चीज़ तो जो उनके हैबिटेट्स हैं वो लगातार फ्रेगमेंट हो रहे हैं, मतलब टूट रहे हैं, और श्रिंक हो रहे हैं, मतलब छोटे हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन ऑब्वियसली। नाउ एलिफेंट्स नॉर्मली वाइल्ड में रहना पसंद करते हैं, मतलब जंगलों में रहना पसंद करते हैं, बट ह्यूमंस ने क्या किया है, बहुत सारे फॉरेस्ट वगैरह को यहाँ पर कट करके वहाँ पर ह्यूमन हैबिटेशन के लिए रेजिडेंशियल होम्स वगैरह बना दिए हैं, जिसके कारण जो एलिफेंट्स का घर था, हैबिटेट्स थे, वो वहाँ पर टूट गई है। इसके अलावा अगर आप देखो तो एलिफेंट हर्ड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो रही है, मतलब जो हर्ड्स जहाँ पर एलिफेंट्स ग्रुप में रहा करते थे वो भी बहुत ज़्यादा श्रिंक हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि फॉडर की अवेलेबिलिटी नहीं है, मतलब सारे एलिफेंट साथ में तभी रहेंगे जहाँ पर एक पर्टिकुलर जगह पर काफ़ी ज़्यादा खाना मिल जाएगा उनको, बट बिकॉज एक जगह पर अच्छी से फॉडर अवेलेबल नहीं है, इसलिए सारे एलिफेंट्स अलग अलग होकर रहते हैं, सो दैट सबको कुछ ना कुछ खाना मिल जाए। इसके अलावा ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण बहुत सारा जो लैंड यूज चेंजेस हो रहे हैं, वाटर के बैलेंस इश्यूज़ हो रहा है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो रहा है, बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण। ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं थ्रेट कॉज कर रही है एलिफेंट की पॉपुलेशंस को इन इंडिया। कुछ रिकमेंडेशन दिए गए हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो एलिफेंट्स के नेचुरल हैबिटेट्स हैं उनको रिस्टोर करने की ज़रूरत है कि हम एलिफेंट के हर्ड्स को फ्रेगमेंट होने से बचाएं, सो दैट उनको हम इस टाइप के वायरल डिजीज़ से बचा सकें। सेकेंड, हमें एक स्ट्रक्चर्ड प्रोटोकॉल बनाने की ज़रूरत है, जैसा प्रोटोकॉल तमिलनाडु ने बनाया है। तमिलनाडु का जो प्रोटोकॉल है उसका नेम है एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क। ये पर्टिकुलर जो प्रोटोकॉल है इसका मेन एम ये है कि ये इन्वेस्टिगेट करता है एलिफेंट के डेथ को कॉम्प्रिहेंसिवली, हर तरीके से समझने की कोशिश करता है एग्जैक्टली क्या कॉज ऑफ डेथ था, क्या कोई पैटर्न निकल के आ रहा है, क्या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के कारण, कॉज के कारण मल्टीपल डेथ्स हुई है एलिफेंट्स में, और किस तरीके से उन पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये सारा का सारा काम एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क में तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसा ही स्कीम लेकर आना चाहिए डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के कारण जो एलिफेंट के हैबिटेट को, जो भी एलिफेंट के फूड सोर्सेज को
जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उन सबको सॉल्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो अल्टीमेटली एलिफेंट्स अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व नहीं कर सकते, ह्यूमंस को यहाँ पर इंटरवीन करना होगा, बट ह्यूमंस को यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटरवेंशन देनी होगी, नॉट द नेगेटिव वन। अभी हमारी जो इंटरवेंशन जा रही है वो एक नेगेटिव इंटरवेंशन जा रही है, बिकॉज उसके कारण जो एलिफेंट्स हैं उनका जो हैबिटेट है वो यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, टूट जा रहा है। इसके अलावा ज़रूरत है कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करने की, कॉन्टिन्यूसली रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की, सो दैट हम इस पर्टिकुलर डिजीज़ को समझ सकें, इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को समझ सकें और किस तरीके से इस पर्टिकुलर डिजीज़ को वैक्सीन क्रिएट कर सकते हैं, उन चीज़ों को हम समझ सकें, सो दैट हम एलिफेंट्स को यहाँ पर बचा सकें। सो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर केरला के अंदर जो एलिफेंट डेथ्स हो रही हैं इसके बारे में आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। मूविंग अहेड, यहाँ पर हम असम की बात करते हैं। असम ने सक्सेसफुली चाइल्ड मैरिज का जो नंबर ऑफ केसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है। सो ये आर्टिकल बोलता है कि सिमिलर इंटरवेंशन की ज़रूरत है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी पूरे के पूरे इंडिया के अंदर। नाउ असम ने क्या किया है, असम ने बेसिकली एक लीगल स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया है, मतलब उन्होंने बहुत सारे ऐसे लॉज बनाए हैं जिसके तहत चाइल्ड मैरिज को उन्होंने वायलेटिव क्रिएट कर दिया है। मतलब अगर कोई भी पर्सन चाइल्ड मैरिज करने की कोशिश करता है तो वहाँ पर उसके अगेंस्ट काफ़ी सारा हार्श पेनल्टीज लगाई गई हैं लीगल। नाउ देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में असम के इस लीगल स्ट्रेटजी के कारण 20 डिस्ट्रिक्ट्स में 81% चाइल्ड मैरिज जो है रिड्यूस हो गया है। और ओवरऑल अगर हम असम की बात करें तो 30% ऑफ विलेजेस में चाइल्ड मैरिज पूरी तरीके से खत्म हो गया है, एंड हो गया है। नाउ अगर हम बात करें पूरे इंडिया के लेवल की, तो इंडिया में ऑलमोस्ट 92% पेंडेंसी है ट्रायल कोर्ट्स में चाइल्ड मैरिज रिलेटेड केसेस में। और माना जा रहा है कि अगर हम इसको केस बाय केस बेसिस पे फिनिश भी करें तो 19 साल लगेंगे हमें सारे के सारे चाइल्ड मैरिज केसेस को फिनिश करने में। लेकिन वो तब है जब कोई नया केस यहाँ पर रजिस्टर ना हो तब। अगर नया केस रजिस्टर होगा तो ये टाइमलाइन और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। नाउ असम का जो यहाँ पर मॉडल है उसका मेन एम क्या था, वो है लीगल इंटरवेंशन, वो भी स्ट्रॉन्ग लीगल इंटरवेंशन, मतलब लॉफुल बनाना है और बहुत ही स्ट्रांगली बनाना है। साथ ही साथ चाइल्ड मैरिज को कॉम्बैट करने के लिए जो लीगल एप्लीकेशंस वगैरह हैं उसको यहाँ पर टाइम टू टाइम अपडेट करते रहने की ज़रूरत है। मूविंग अहेड, यहाँ पर हम बात करते हैं इंडिया और मलेशिया के रिलेशनशिप की और किस तरीके से इंडिया और मलेशिया का रिलेशनशिप यहाँ पर एडिबल ऑयल के सेक्टर में इंक्रीज हो सकता है और क्या उसका पोटेंशियल है, इसको हम देखते हैं। रिसेंटली मलेशिया का एक स्टेटमेंट आया है जहाँ पर मलेशिया ने ये बोला है कि वो इंडिया के साथ मिलकर के पाम ऑयल को प्रोड्यूस करना चाहता है अगर इंडिया लैंड प्रोवाइड करे तो। सो दिस इज द कंडीशन। सो इंडिया अगर अपने कंट्री में लैंड प्रोवाइड करे तो वहाँ पर आकर मलेशिया जो है पाम ऑयल को प्रोड्यूस करना चाहता है। नो यहाँ पर एक चीज़ आप जानते हैं कि इंडिया और मलेशिया का जो रिलेशनशिप है वो पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छे नहीं रहे, इट हैज़ बिन डिक्रीजिंग। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को यहाँ पर फिनिश करने के लिए मलेशिया एक स्टेप ले रहा है। नाउ मलेशिया यहाँ पर बोल रहा है कि हम आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करेंगे, हम सीड्स प्रोवाइड करेंगे एडिबल ऑयल्स की, ठीक है, मतलब जो भी हम पाम ऑयल वगैरह प्रोड्यूस करेंगे उनके सीड्स प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ पार्टनरशिप मैनेजमेंट देंगे, मतलब हम अपने लोग देंगे, अपने हम हायर्ड पर्सन्स देंगे, राइट। ये सब चीज़ें पहले देखते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज़ में इंडिया को क्या इश्यूज़ हो सकती हैं, रिलेटेड इश्यूज़ क्या क्या है। देखो पहली चीज़ तो इंडिया अपने डोमेस्टिक सप्लाई को यहाँ पर इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहा है। दैट इज़ वाई इंडिया ने राइस का एक्सपोर्ट रिड्यूस कर दिया है, शुगर का एक्सपोर्ट रिड्यूस कर दिया है। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो हम अपना एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी को रिड्यूस करके हम अपने इंपोर्ट डिपेंडेंसी को रिड्यूस करके हम बेसिकली डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि हम चीज़ों को खरीदें ना, अगर हम खुद से प्रोड्यूस करें। तो इसी पर्टिकुलर चीज़ के अंदर इंडिया ये भी बोलता है कि हम पाम ऑयल को खुद से प्रोड्यूस करेंगे और उस चीज़ के लिए इंडिया ने एक कहीं ना कहीं इनिशिएटिव भी लिया है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स के थ्रू। इसके तहत इंडिया ने एक स्ट्रेटजी बनाई है कि किस तरीके से हम अपने पाम ऑयल्स को खुद से कल्टीवेट कर सकते हैं, राइट। थर्ड चीज़, पाम ऑयल का काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव परसेप्शन आ गया है पिछले कुछ सालों में ग्लोबल मार्केट के अंदर, लेकिन उसको फिर से एक बार काउंटर करते हुए इंडिया को पाम ऑयल को इस्तेमाल करना है, एडिबल ऑयल की तरह भी और बायोफ्यूल की तरह भी। तो यहाँ पर ट्विन बेनिफिट्स मिल सकते हैं अगर इंडिया पाम ऑयल को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाए, खुद से कल्टीवेट कर पाए तो। अगर हम मलेशिया की बात करें तो मलेशिया जो है वो इंडिया को बहुत सारा जो पाम ऑयल है वो एक्सपोर्ट करता है, मतलब इंडिया मलेशिया से खरीदता है और माना जाता है कि ऑलमोस्ट 3 मिलियन टन्स एक साल में हम पाम ऑयल खरीदते हैं मलेशिया से, ठीक है। अब इसी चीज़ को रिड्यूस करने के लिए इंडिया ने बोला है कि हम मलेशिया से खरीदना रिड्यूस करेंगे और हम खुद से कल्टीवेट करने की कोशिश करेंगे इस चीज़ को। तो वहीं पर मलेशिया यहाँ आ रहा है और मलेशिया बोल रहा है कि हम आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड, R&D प्रोवाइड करेंगे, सीड्स प्रोवाइड करेंगे, पार्टनरशिप प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप अपनी कंट्री के अंदर ही पाम ऑयल को प्रोड्यूस कर सकें। बेसिकली एक मलेशिया का स्टेप है इंडिया को अपने क्लोज लेके आने के लिए, ठीक है। अगर हम कुछ इशूज़ की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें कंसर्न्स को एड्रेस करने की ज़रूरत है अबाउट किस तरीके से इंडियन जो माइग्रेंट वर्कर्स है जो मलेशिया में काम कर रहे हैं उनको ट्रीट किया जा रहा है। जब से इंडिया और मलेशिया के बीच में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है तब से उन फार्मर्स को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा है। ना मलेशिया ये बोलता है कि अगर
लेबर इश्यूज़ हुए, मतलब जो इंडियन लेबर है या फिर किसी और कंट्री के जो लेबर है, अगर वो इश्यूज़ राइज करेंगे तो मलेशिया इंडिया को पाम ऑयल एक्सपोर्ट करना बंद कर देगा। नाउ दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लम। सो इंडिया ने इस चीज़ को भी ध्यान में रख के ये डिसाइड किया है कि वो अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को और ज़्यादा बेटर करेंगे, सो दैट हमें मलेशिया या फिर किसी और कंट्री के ऊपर कभी भी डिपेंडेंट होने की ज़रूरत ना पड़े। सो दैट कल को अगर मलेशिया एक्सपोर्ट करना बंद भी कर दे, सो उस टाइम इंडिया के पास ऐसा ना हो कि पूरी तरीके से स्टॉक फिनिश हो जाए, राइट। तो इस चीज़ को देख करके इंडिया ने फ्यूचरिस्टिक डिसीजन लिया है। मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। यहाँ हम बात करने वाले हैं टोबैको यूज़ के बारे में और क्या इम्पैक्ट रहा है इसका ग्लोबल ट्रेड के ऊपर। जैसा आप जानते हैं कि पोर्तुगीज़ में सबसे पहले जो एक्सप्लोरर थे उनका नाम था वास्को डी गामा। नाउ वास्को डी गामा 1498 के अंदर इंडिया आते हैं, बट अगर आपको ध्यान होगा तो हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, इससे पहले एक बार्थोलोम्यू डियाज नाम का एक पर्सन था जो कि 1488 में अफ्रीका तक पहुंच गया था। तो जस्ट रिमेंबर, एक्चुअल जो फर्स्ट पोर्तुगीज था दैट वाज बार्थोलोम्यू डियाज, नॉट दी वास्को डी गामा, बट जो इंडिया पहुंचे थे सबसे पहले ही वाज वास्को डी गामा। नाउ वास्को डी गामा जब इंडिया आए थे और प्लस बाकी जगहों पर गए थे, तो उन्होंने टोबैको इंट्रोड्यूस कर दिया था इन सारे प्लेसेस में, बिकॉज वास्को डी गामा टोबैको के एडिक्ट थे, राइट। सो उन्होंने इंडिया में आकर भी टोबैको को इंट्रोड्यूस किया था और उनके द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया हुआ टोबैको, आज ऑलमोस्ट 8 मिलियन पीपल ग्लोबली इनकी डेथ होती है इस पर्टिकुलर टोबैको के कंजम्पशन के कारण, राइट। अगर हम टोबैको की बात करें तो ध्यान रखिएगा, टोबैको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ट्रेड रिलेटेड से देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, बहुत सारा वो मनी को गार्नर करती है, लेकिन उसका जो हेल्थ कॉस्ट है, इसका जो प्रोडक्टिविटी रिजल्ट है, जो मतलब वो रिड्यूस कर देता है प्रोडक्टिविटी किसी पर्सन की, तो ओवरऑल उसका नेट इकोनॉमिक लॉस ही माना जाता है। मतलब भले ही इकोनॉमिकली वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बट हेल्थ रिडक्शन के कारण वो बहुत अच्छी तरीके से नहीं देखा जाता है ग्लोबल ट्रेड के लिए। अगर हम टोबैको के रिलेटेड इलनेसेस की बात करें तो ओवरऑल इसका अगर हम कॉस्ट निकालें तो वो 1.4 ट्रिलियन एनुअल कॉस्ट की तरह आता है, जिसमें हम हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, प्रोडक्टिविटी लॉस, इन सब चीज़ों की बात करते हैं। मतलब सिर्फ टोबैको के कंजम्पशन के कारण जो हमारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी लॉस हो रही है, दैट अमाउंट्स टू 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स, अगर हम पूरे ग्लोबल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो, राइट। अब हम ग्लोबल एफर्ट्स की बात करते हैं, कुछ इंडियन एफर्ट्स की बात करते हैं, क्या क्या एफर्ट्स लिए गए हैं। सबसे पहले चीज़ तो जो साइंस एंड टेक है वो यहाँ पर कोशिश कर रहा है क्रिस्पर कैस9, जैसा आप जानते हैं एक जीन एडिटिंग टूल है। इस पर्टिकुलर टूल को इस्तेमाल करके अगर हम टोबैको के प्लांट्स को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई कर सकें कि उसका जो निकोटीन कंटेंट है उसको हम रिड्यूस कर दें, तो ये यहाँ पर काम कर सकता है। सो पहली चीज़ है यहाँ पर क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। सेकेंड, जेनेटिकली मॉडिफाई करके अगर हम टोबैको को कम से कम एडिक्टिव बना सकें, लेस एडिक्टिव बना दे, लेस हार्मफुल बना दे, तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। थर्ड चीज़, अगर टोबैको को कंट्रोल करने के लिए हम टैक्सेस को और ज़्यादा इंक्रीज कर दें, स्मोकिंग बैन्स की जो भी रूल्स वगैरह हैं उसको और ज़्यादा स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करें, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह लॉन्च करें, ये भी सब चीज़ें भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बिहेवियरल चेंजेस लाने में हेल्प कर सकता है। इसके अलावा जो सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट, ये एक्ट इंडिया ने जो लॉन्च किया था, इसके तहत टोबैको यूज़ को भी रेगुलेट करने की कोशिश की जाती है। आप पब्लिक प्लेसेस में आप खुलेआम स्मोकिंग नहीं कर सकते, ऐसा एक लॉ है। इसके अलावा जितने भी पैकेजिंग्स वगैरह होते हैं टोबैको के, सिगरेट्स के, इन सब के ऊपर प्रॉपर यहाँ पर हेल्थ वार्निंग्स लिखी होती है, राइट। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट के अंदर मेंशन है। अगर हम ग्लोबल लेवल की बात करें, सो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, इसको WHO ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था, जिसका एम है टोबैको को कंट्रोल करना, राइट। सो ऐसे इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मल्टीपल स्टेप्स लिए गए हैं टोबैको के कंट्रोल के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। आपको याद होगा कल एंड परसों के डिस्कशन में हमने बात की थी कि किस तरीके से मंथ ऑन मंथ जो डेटा आया है उसके तहत इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स है वो ऑलमोस्ट 2.5% इंक्रीज हुआ है और जो इंडिया का इंपोर्ट्स है वो 5% से इंक्रीज हुआ है। इसके कारण जो ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट है वो हमारा 9.4% इंक्रीज हो गया है। बट अगर आप इसको लास्ट मंथ से कंपेयर करें तो कंपेरेटिवली ये रिड्यूस हुआ है, बिकॉज लास्ट ईयर हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो 10% के आसपास में था, वो रिड्यूस होकर 9.4% के आसपास हो गया है। अब हम कुछ सेक्टोरल चीज़ें चेक करते हैं। जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट था, जो हम पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करते हैं रिफाइन करके, वो कंपैरेटिवली रिड्यूस हो गया है। ऐसा क्यों? बिकॉज पहली चीज़ तो हमने एक्सपोर्ट बहुत कम किया है और सेकंड डोमेस्टिक डिमांड इससे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। सेकंड, अगर हम ऑयल की इंपोर्ट की बात करें, मतलब कितना ऑयल हम खरीदते हैं वो इंक्रीज हो गया है ऑलमोस्ट 20% से। अगर हम गोल्ड के इंपोर्ट की बात करें तो वो डिक्रीज हुआ है। अगर हम सिल्वर की इंपोर्ट की बात करें तो ये शार्पली इंक्रीज हुआ है ऑलमोस्ट 377% से, मतलब ऑलमोस्ट 4 गुना 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है सिल्वर का इंपोर्ट्स पिछले 1 महीने के अंदर। इसके अलावा नॉन ऑयल नॉन गोल्ड के इंपोर्ट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 3% से इंक्रीज हुए हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको एक ट्रेंड पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो है वो ऊपर या नीचे जा रहा है।
अगर हम रिकमेंडेशंस की बात करें तो रिसेंटली ये बोला गया है कि देखो, हमें ट्रेड डेफिसिट को रिड्यूस करने पे फोकस नहीं करना चाहिए, रादर हमें एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने पे फोकस करना चाहिए। हमें एडिक्वेट रिसोर्सेज प्रोवाइड करने चाहिए एक्सपोर्टर्स को, सो दैट एक्सपोर्टर्स अपना काम अच्छी तरीके से कर सके, सो दैट एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो। बिकॉज जैसा आप जानते हैं ट्रेड डेफिसिट का का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट इज इक्वल टू इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। सो अगर हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस हो जाएगा। तो आवर फोकस शुड नॉट बी ऑन द डेफिसिट, रादर आवर फोकस शुड बी ऑन द बूस्टिंग द एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई। मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं एक एडिटोरियल की जो कि आज के द हिंदू के अंदर मेंशन किया गया है। द एडिटोरियल टॉक्स अबाउट द स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर, कि भारत का कैसा स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी होना चाहिए या फिर कैसा रहा है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी क्या होता है? देखो, अगर कोई भी कंट्री अपनी फॉरेन पॉलिसी के जो डिसीजंस है उसको इंडिपेंडेंटली ले पाए अपने खुद के नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पे, बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के, तो उसे कहते हैं स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी होना, यानी कि स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमस होना। और हिस्टोरिकली अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने रिलेशनशिप को बैलेंस किया है मेजर ग्लोबल पावर से। देखो, एक तरफ आप जानते हैं यूएसए था, एक तरफ यूएसएसआर था, और दोनों के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको कोल्ड वॉर कहते थे। बट इस कोल्ड वॉर के टाइम में भी इंडिया ने यूएसए और यूएसएसआर दोनों को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस किया था। एंड आज के टाइम में भी इंडिया इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण भारत की जो सॉवरेनिटी है, भारत का जो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। अगर हम ओवरऑल एग्जांपल्स देखें कि इंडिया की स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी के एग्जांपल्स क्या क्या है, तो आप यहाँ पर नॉन अलाइन मूवमेंट देख सकते हो कोल्ड वॉर के टाइम में। इसके अलावा यूएस और सोवियत यूनियन दोनों से ही हमने अलाइनमेंट नहीं किया था कोल्ड वॉर के टाइम में। ये सब चीज़ें एक बहुत अच्छे तरीके से एग्जांपल्स की तरह आती हैं। अगर हम करंट एग्जांपल्स की बात करें तो हम यहाँ पर हमने रिफ्यूज़ किया है टू सपोर्ट वेस्टर्न लेड सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया। रशिया के ऊपर यूएसए ने और जो वेस्ट ने जो सैंक्शंस लगाए हैं उसको इंडिया ने यहाँ पर सपोर्ट नहीं किया है, राइट। इसके अलावा हमने अभी भी रशिया के साथ कॉपरेशन मेंटेन किया है, भले ही हमारे देखो जो वेस्टर्न कंट्रीज है, भले ही उसके रिलेशनशिप रशिया से खराब हो गए, बट हमने अपने रिलेशनशिप को वेस्ट के साथ भी और रशिया के साथ भी, दोनों के साथ ही मेंटेन करके रखा है। इसके अलावा हमने स्ट्रेटजिकली अपने पार्टनरशिप को मेंटेन किया है, बैलेंस किया है, यूएसए के साथ भी, यूरोपियन यूनियन के साथ भी और रशिया के साथ भी। ये शो करता है कि किस तरीके से हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो मल्टी डायरेक्शन फॉरेन पॉलिसी है। हम किसी एक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, रादर हम सबके साथ अच्छे रिलेशन रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप करंट जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स की बात करें तो भारत का बैलेंस देखो, भारत का बैलेंस भले ही रशियन यूक्रेन के बाद रशिया के ऊपर वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हैं, बट इसके बावजूद जो इंडिया का जो बैलेंस था वो चेंज नहीं हुआ। इंडिया आज भी रशिया को सपोर्ट करता है, इंडिया आज भी यूएसए के साथ चीज़ें बैलेंस करता है। इसके अलावा भले ही चाइना का राइज हो रहा है, बट इसके बावजूद हम वेस्ट को और चाइना को दोनों को ही प्रॉपर तरीके से डील करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है? इसका इम्प्लीकेशन ये है कि भारत का फॉरेन पॉलिसी भारत के खुद के नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पर है, भारत की खुद के डोमेस्टिक नीड्स के बेसिस पर है। इंडिया की रोल की अगर हम बात करें तो इंडिया का रोल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है एज अ सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्लेयर। अगर आज भी आप कोई ग्लोबल इवेंट देख लीजिए, वहाँ पर इंडिया को डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट प्लेयर की तरह देखा जाता है। आज ऐसा माना जाता है कि इंडिया अपने खुद की कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल रिलेशन को बहुत अच्छे तरीके से नेविगेट कर सकता है, राइट। बट कुछ चैलेंजेस भी हैं। ऑब्वियसली अगर एक साथ हम मल्टीपल अलायंसेस को बैलेंस कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगी, कुछ ना कुछ बायसनेस तो आएगी यहाँ पर, राइट। सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर यही है। सेकंड, एक ग्लोबल पावर दूसरे ग्लोबल पावर से दूर रहने के लिए यहाँ पर प्रेशराइज करता है, जैसे यूएसए यहाँ पर इंडिया को प्रेशराइज करता है कि रशिया से दूर रहो, राइट। इस तरीके से इन पर्टिकुलर चीज़ों को, जो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है, कॉन्फ्लिक्ट जो है, इन सबको सॉल्व करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर। सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई। मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट कि किस तरीके से जो आजकल ट्री प्लांटिंग स्कीम चल रही है वो बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रही है। देखो, एक चीज़ तो हम जानते हैं कि आजकल या फिर पिछले कुछ डेकेड्स में अगर आप देखो तो जो फॉरेस्ट है उनका अनकंट्रोल्ड एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, बहुत ही अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस हुई है, जिसके कारण फॉरेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो गई है। और डिग्रेडेशन के कारण इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है कि क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ें यहाँ पर होनी स्टार्ट हो गई हैं। यूनाइटेड नेशंस ने 2021 से लेकर के 30 का जो डिकेड चल रहा है हमारा, उसको डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन नाम दिया था। इसमें यूएन ने ये प्लान किया था कि 350 मिलियन हेक्टेयर्स का जो डिग्रेडेड लैंड है उसको हम रिस्टोर करेंगे और वहाँ पर फिर से एक बार ट्रीज उगाएंगे। नाउ अगर ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर बहुत सारे डिग्रेडेशन हो रहा है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है ट्री प्लांटिंग, राइट। अगर हम ट्री प्लांटिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है, उसको हम कहीं ना कहीं सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो बायोलॉजिकल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, इसको भी यहाँ पर ट्रीज अपलिफ्ट करने में हेल्प करता है। CO2 को अगर रिमूव करना है एटमॉस्फेयर से तो उसमें भी ट्रीज बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो ओवरऑल अगर हम ट्रीज़ को अफॉरेस्ट करते हैं, मतलब लगाते हैं, तो ऑब्वियसली वो मल्टीपल फ्रंट्स पे जो ह्यूमन्स हैं उनको सपोर्ट करता है। बट आजकल कुछ इश्यूज चल रहे हैं ट्री प्लांटिंग ड्राइव्स के कारण। देखो, पहले चीज़ तो आजकल जो ट्री प्लांटिंग ड्राइव चल रही है ना, वो कहीं ना कहीं एक टाइप का मीडिया अटेंशन गार्डन करने के लिए,
वो रियलिटी में कम्युनिटी इंगेजमेंट को कभी इन्वॉल्व ही नहीं करती है, कम्युनिटीज़ को साथ में लेकर के कभी ट्रीज़ के लिए काम करती ही नहीं है। रादर वो सिर्फ मीडिया अटेंशन के लिए कैची स्लोगन्स बनाते हैं, बड़े बड़े कैंपेन्स करते हैं, बट कोई ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट नहीं छोड़ रहे हैं एनवायरमेंट के ऊपर। एग्जाम्पल्स यहाँ पर 1 ट्रिलियन प्रोजेक्ट नाम का एक प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हुआ था। देन एक ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ चाइना नाम का एक चीज़ था जो चाइना में लॉन्च हुआ था। 10 बिलियन ट्री सुनामी नाम का पाकिस्तान में लॉन्च हुआ था। ये सब के सब सिर्फ बड़े बड़े कैंपेन्स के नाम हैं, बड़े बड़े मीडिया अटेंशन गार्नर करने के तरीके हैं, बट इनमें से ऑन ग्राउंड कोई भी किसी ने भी कुछ बहुत अच्छा तरीके से चीज़ें अचीव नहीं की है जो कि एनवायरमेंट को सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव इम्पैक्ट करे। सेकेंड, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा है, कम्युनिटी बहुत कम पार्टिसिपेट कर रही है। पोस्ट प्लांटिंग मेजर्स बहुत रिड्यूस है यहाँ पर, मतलब एक बार ट्री लगा दिया तो आपको उसके बाद भी उसको चेक करते रहना पड़ता है, राइट। यू हैव टू मेक श्योर कि वो ट्री को प्रॉपर नरिशमेंट मिल रही है, वाटर मिल रहा है, राइट, फर्टिलाइजर्स मिल रहे हैं, तभी तो वो पर्टिकुलर ट्री ग्रो करेगा। बट सिर्फ ट्री लगा देना इज नॉट द सॉल्यूशन, राइट। सो पोस्ट प्लांटिंग मेजर्स यहाँ पर बहुत बड़ा चैलेंज है। थर्ड, हम यहाँ पर मोनोकल्चर प्रमोट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन ट्रीज लगाने जाता है तो वो ये देखता है कि सस्ता कौन सा ट्री मिल रहा है, विच पर्टिकुलर ट्री इज़ वेरी वेरी चीप इन प्राइस। तो वो मोनोकल्चर मतलब एक ही टाइप की ट्रीज यहाँ पे हर जगह वो लगा देता है। वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए, बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। मोनोकल्चर इज नेवर इंपॉर्टेंट। आपको वहाँ पर देखना होगा कि कौन कौन से ट्रीज ऐसे हैं जो कि एक्चुअली कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बेटर तरीके से कर सकते हैं। आपको उन ट्रीज को लगाना होगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द कॉस्ट यहाँ पर, राइट। तभी आप वहाँ पर एनवायरमेंट को बचा सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो है अनसुटेबल लोकेशंस पे ट्री प्लांटिंग करते हैं, जैसे कि ग्रासलैंड्स में। नाउ ज्योग्राफी में आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा कि ग्रासलैंड में जो डोमिनेंट स्पीसीज होती है वो ग्रास होती है, लॉन्ग ग्रासेस। यहाँ पर ट्रीज बहुत कम पाई जाती हैं। अब यहाँ पर जाकर अगर आप ट्रीज उगाना स्टार्ट कर दोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर वाइल्ड फायर इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज ग्रासलैंड्स का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वहाँ पर बहुत तेज़ हवा बहती है, और हवा बहने के कारण जो आपस में ट्रीज है, ग्रासेस है, वो आपस में टकराते हैं। उसके कारण एक टाइप का फ्रिक्शन पैदा होता है और उसके कारण चिंगारियाँ लग सकती है, जिसके कारण वाइल्ड फायर्स होते हैं। इसलिए वहाँ पर ग्रासलैंड्स होते हैं। ग्रासलैंड्स में ग्रास होती है। ग्रासलैंड्स आपस में भले ही टकराती है, उसके बावजूद वो इतनी रफ नहीं होती कि वो चिंगारी प्रोड्यूस कर सके, और इसलिए यहाँ पर वाइल्ड फायर जो है कंपैरेटिवली रिड्यूस हो जाता है। बट अगर हम ग्रासलैंड्स में ट्रीज लगा देंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, राइट, और ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगा, राइट। तो ये थी कुछ प्रॉब्लम जो हमने डिस्कस की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस, रिकमेंडेशंस। पहले चीज़ तो फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, तब जाकर हमारा अफॉरेस्टेशन का जो प्रॉब्लम है, अफॉरेस्टेशन का जो सॉल्यूशन है, वो यहाँ पर सही तरीके से सही हो पाएगा। सेकंड, ट्री ग्रोथ को प्रॉपर्ली मॉनिटर करना है, प्रॉपर्ली नर्चर करना है, तभी हम लॉन्ग टर्म में उस पर्टिकुलर ट्री से सक्सेस ले पाएंगे। थर्ड चीज़, अगर हमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन लेना है, सबसे पहले पब्लिक अवेयरनेस, अडेप्टिव स्ट्रेटजीज, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर प्रमोट करनी होंगी। फोर्थ, सोशल मीडिया का यहाँ पर, कम्युनिटी इंगेजमेंट का यहाँ पर सही तरीके से हमें इस्तेमाल करना होगा, तभी जाकर यहाँ पर ट्री के जो प्लांटेशन ड्राइव से वो सक्सेसफुल हो पाएंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्कशन समझ आई हो और अच्छे तरीके से आपको सारे के सारे पॉइंट्स मेंशन जो यहाँ पर हमने डिस्कस किए वो चीज़ें प्रॉपर्ली पता चल गई हो। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है, प्लीज़ मेंशन देम इन कमेंट बॉक्सेस। मैं उनको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।